আজকের প্রোগ্রামে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয় এবং সঞ্জীবনী লাইফ বিয়ন্ড ক্যান্সার অর্গানাইজেশনের কোলাবোরেশনে আজকে আমাদের হেলদি লাইফস্টাইল এবং ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেসের উপর একটি ভার্চুয়াল ক্যাম্প করতে চলেছি। কলেজের our respected principal sir Ritika ma'am and our all respected professors কে সবাইকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন প্রোগ্রামে আসার জন্য এবং স্টুডেন্টদের অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি এই প্রোগ্রামে আসার জন্য। আপনারা আশা করছি অনেক কিছু জানতে পারবেন ক্যান্সার সম্পর্কে। তো আমি প্রোগ্রামটিকে আগে বাড়াবার জন্য আমাদের স্পিকার যিনি আছেন ফ্লোরিনা ম্যাম, ওনাকে ইনভাইট করছি প্রোগ্রামে। फ्लोरिना मैम, काइंडली प्लीज आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। Yeah, so thank you so much everyone for joining today's program on cancer prevention and healthy lifestyle. I will request everyone to mute their mics so that हमारे को कोई भी disturbance ना हो प्रोग्राम के दौरान। तो आज का ये जो सेशन है हम लोग जो करने वाले हैं उस सेशन में हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर जो संस्था है वो किसने स्टार्ट करी और हमारा उद्देश्य क्या है संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की संस्था को स्थापित करने का। तो संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक संस्था है जो मिस रूबी आलूवालिया जी ने शुरू करी थी सन 2012 में। सन 2009 में रूबी मैम को एग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से जब उनका इलाज चल रहा था टाटा में तो उनको लगा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको काफी हैंड होल्डिंग इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो मैम ने 2012 में संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर स्टार्ट किया और अभी लगभग हम लोग संजीवनी में 18 सिटीज में काम कर रहे हैं, 18 अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। 10 साल से ज्यादा हमको हो गए हैं काम करते करते और कोलकाता में हम CNI में काम कर रहे हैं एंड ओंडुला भी वहां पे एक काउंसलर है जो कैंसर पेशेंट्स की काउंसलिंग करती है। हमने पिछले 10 सालों में 5 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को मदद किया है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया है, इमोशनल काउंसलिंग उनको हमने प्रोवाइड करी है। और संजीवनी के ये कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहां पे हम संजीवनी एंजल्स काम करते हैं। तो ज्यादातर हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ संजीवनी के हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई, गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता, PGIMER चंडीगढ़ हॉस्पिटल, राजीव गांधी और बहुत अनेक जैसे आप एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश एंड मेनी मोर, राइट। अब संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर जो प्रोग्राम है, जो NGO है, आई वुड से जो NGO है उसमें बहुत सारे हम प्रोग्राम्स कराते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो सबसे पहला प्रोग्राम जिसको हम कैन सहयोगी बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग काउंसलिंग करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं पेशेंट्स की। और सतूरी हमारा एक दूसरा प्रोग्राम है जो 12 दिन का वेलनेस का प्रोग्राम होता है, जहाँ पे हम कैंसर पेशेंट्स को 12 दिन तक उनकी इम्यूनिटी पे काम करने के डिफरेंट तरीके बताते हैं। तीसरा हमारा प्रोग्राम है कैन सारथी, जो कि 4 महीने का ऑन्कोलॉजिकल केयर गिविंग में कोर्स कराते हैं। हम कैंसर का कोर्स कराते हैं जिसमें 2 महीने का ट्रेनिंग कराया जाता है हॉस्पिटल में और 2 महीने का थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होता है। तो अगर आप में से कोई भी कैन सारथी का कोर्स करना चाहता है, केयर गिवर बनना चाहता है, कैंसर की फील्ड में नॉलेज प्रोवाइड करना चाहता है, तो आप ओंडुला से संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो नया बैच है वो बहुत जल्दी जून में शुरू होने वाला है।
ज्ञान चेतना हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम इस वक्त आप लोग के साथ कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाना उतना ही जरूरी है जितना सही तरीके से सांस लेना, रोज खाना खाना, पानी पीना, राइट? क्योंकि जितना हम कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे उतना लोगों में जागरूकता आएगी, और जब जागरूकता आएगी तो कैंसर के केसेस के बारे में भी हम कुछ काम कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैंसर, आज का जो सेशन है हमारा, उसमें हम किन चीजों पे बात करेंगे। तो जो आज का सेशन है उसमें हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैंसर। इसका मतलब सिर्फ यही है कि हम किस तरह से अपनी जीवन शैली को चेंज करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से हेल्दी बना सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है कौन से ऐसे लक्षण, कौन से ऐसे साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि ये कैंसर का सिम्टम है, और हम काफी देर तक अपनी बॉडी में वो सिम्टम्स और जो साइंस हैं उसको इग्नोर ना करें। तो हम उन साइंस और सिम्टम्स के बारे में भी बात करेंगे। तीसरा हम किसके बारे में बात करेंगे? तीसरा हम उस चीज के बारे में बात करेंगे कि अगर हम किसी भी कैंसर व्यक्ति को जानते हैं तो हमारा बर्ताव, हमारी बातचीत उससे किस तरह की होनी चाहिए। क्या हमारी बातों के जरिए हम उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं? क्या हम किसी भी तरह से उनको जज कर रहे हैं? तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो हम कुछ उन चीजों पे भी आज विचार करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो कैंसर होता है वो एक सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ग्लोबली। कैंसर की वजह से मतलब इतनी सारी डेथ्स होती हैं, इतनी सारी मौतें होती हैं, और कैंसर नंबर 2 पे आता है। कैंसर के बारे में न्यूज़पेपर पे नहीं छपता, कैंसर के बारे में न्यूज में नहीं दिखाया जाता। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी नहीं है, राइट? जैसे हम कोविड को बोलते हैं कि कोविड एक पैंडेमिक है, राइट? लेकिन कैंसर एपिडेमिक है, फॉर एवर है, राइट? तो हमें ये समझना है कि कैंसर किस तरह से होता है, कैंसर के लक्षण क्या है, कैंसर के कारण क्या है। तो अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि कैंसर होता क्या है, तो कैंसर is a growth of abnormal cells in our body। अगर मैं इसको सरल भाषा में समझाऊं तो कैंसर जो होता है वो हमारी बॉडी में तब उत्पन्न करता है जब हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ना शुरू कर देती हैं। हमारा जो शरीर है वो सेल से बना होता है, राइट? और हमारे शरीर के अंदर ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन मात्रा में सेल्स होते हैं। लेकिन एक नॉर्मल सेल का जब डिवीजन होता है तो वो 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12 इस तरह से डिवाइड होता है। लेकिन जब कैंसर के सेल्स का डिवीजन होता है तो वो मल्टीपल या एबनॉर्मल तरीके से हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है। कैंसर के बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल रीजंस की हमारी फैमिली के जीन्स में है, फैमिली हिस्ट्री में है, जेनेटिक है, या हम एक किसी ऐसे सेटअप में या एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशली वो लोग जो बहुत ही फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे केमिकल गैसेस उनको इनहेल करनी पड़ती हो, तो उसकी वजह से, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कैंसर हमारे जीवन में आया है। लेकिन आज हम उन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ऐसी चीज है जो शायद हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपनी फैमिली के हिस्ट्री के जीन्स को नहीं कंट्रोल कर सकते, जेनेटिक इश्यूज को नहीं कंट्रोल सकते। जहां हम जॉब करते हैं, अगर हमारी वो रोज की रोटी है तो हम उसको भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पे हम काम कर सकते हैं।
तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो कैंसर है वो नंबर 2 पे आता है जब हम डिजीज की बात करते हैं, जहाँ पे डेथ की बात करते हैं। और कैंसर के जो सेल्स होते हैं, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं कैंसर की, वो भी टॉक्सिक होती है नेचर में। और एक सबसे जरूरी बात जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ वो ये है कि कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर से लेकर आते हो। वी आर बोर्न विथ कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन एवरीवन्स बॉडी। मेरी बॉडी में भी कैंसर के सेल हैं, आपकी बॉडी में भी कैंसर के सेल हैं। कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई छूत की बीमारी नहीं है कि हमने किसी को छू लिया जिसको कैंसर है, हक कर लिया, उनके पास थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया तो हमें कैंसर हो गया। नहीं, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ऑलरेडी हमारे अंदर होती है, लेकिन जब हम अपने वातावरण का, इंटरनल वातावरण का, अपने खाने का ध्यान नहीं रखते और जब हम ऐसी चीजों को अपने बॉडी के अंदर इंफ्यूज करते हैं या डालते हैं जिससे टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिक सेल्स होते हैं, जो जहरीले कोशिकाएं होती हैं, जो विषैले सेल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में इंक्रीज होना शुरू कर देता है। जैसे कि मैंने बोला कि कैंसर के सेल्स टॉक्सिक होते हैं नेचर में, तो अगर कोई भी चीज हमारे शरीर के अंदर जाएगी जो टॉक्सिक होती है, उससे क्या होगा, कैंसर के सेल्स अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा कारण एक ये है कैंसर के सेल्स को एग्रीवेट करने का या ग्रोथ को बढ़ाने का। और कैंसर कोई कोविड की तरह नहीं है कि वो जुकाम की तरह आया या फीवर की तरह आया और चला गया। कैंसर धीरे धीरे हमारी बॉडी में घर करता है, टाइम लेता है हमारी बॉडी में ग्रो करने के लिए। दूसरा रीजन इम्यूनिटी। ज्यादातर हमें ये पता है कि इम्यूनिटी एक ऐसा फैक्टर बन चुका है हम सबके लाइफस्टाइल के लिए, जहां पे हमें ये समझना जरूरी है कि अगर हमें किसी बीमारी से दूर रहना है तो हमें अपनी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत लो है तो हमें उसको तरीके बनाने पड़ेंगे, तकरीबन चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, ऐसे चीजें अडाप्ट करनी पड़ेंगी जिससे हमारी इम्यूनिटी बरकरार हो। तो वो हम आगे बात करेंगे। लास्ट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हम जिस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, हम किस तरह से सोचते हैं, खाते हैं, सोते कब हैं, उठते कब हैं, ये सारी चीजें हमारे लाइफस्टाइल को डिटरमाइन करती है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन शैली को बदलें और यही हमारा मोटिव है आज के सेशन का, आप लोग को ये बताने का कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ। उससे आपको एक चीज समझ आएगी कि कौन सी ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पे हमें काम करना चाहेंगे या आज से हम उस पे काम करेंगे। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को, स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज ये सेशन आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, बिकॉज एंड में हम लोग आपके साथ एक छोटा सा क्विज खेलेंगे और ऑइंड्रिला क्वेश्चंस पढ़ेंगी। तो हम देखेंगे कि आज का जो सेशन हमने लिया है उसमें से कौन आज क्विज मास्टर बनता है संजीवनी का, और जो भी ये क्विज जीतेगा उनको हमारी तरफ से छोटे से गुडीज भी मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ, तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए और एंड में जिसका जो भी सवाल होगा हम उसको लेंगे। The green cell you see here is a killer T cell of the immune system which is attacking the cancerous red and blue cell. You can tell when the killer cell has recognized the cancer cell because the two dots move around and contact the target. The killer cell then spreads out over the cancerous cell. Passing the video through a filter makes the killer cell look yellow and allows us to really see how it focuses on the cancer cell.
These killer T cells are constantly hunting down dangerous cells throughout the body and destroying them. तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से कैंसर के सेल्स हमारे जो अदर सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, उनको अटैक कर रहे थे, और किस तरह से इम्यूनिटी सेल्स, जिसको हम किलर सेल्स भी कहते हैं, टी सेल्स भी कहते हैं, किस तरह से वो कैंसर के सेल्स को एक गोल्डन बॉल में इनगल्फ कर लिया था और उनको मार रहे थे। तो इससे साफ साबित होता है, इससे स्पष्ट है कि हमें जिस चीज पे काम करना है निरंतर, कंटिन्यूसली, वो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। और इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, वो किन 3 चीजों पे डिपेंड करता है? वो है फूड, ब्रीदिंग और हमारा थॉट प्रोसेस। अगर मैं आपको बोलूं कि इम्यूनिटी हमारा एक ट्राई साइकिल है, एक 3 पहियों का रिक्शा है, और ये जो 3 सर्कल्स हैं वो उस पहियों के टायर्स हैं। और अगर हम चाहते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करना, ठीक करना, स्ट्रॉन्ग करना, तो जरूर हमें ये ध्यान देना है कि इन तीनों टायर्स में हवा अच्छे से भरी होनी चाहिए। और अगर जैसे गाड़ी में जब लेट्स से जब कोई रिक्शा हम चलाते हैं, जब रिक्शा होता है, हम जब जाते हैं सवारी पे, तो अगर किसी भी एक पहिए में हवा चली जाए तो रिक्शा नहीं चलता है। तो इसी तरह से अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ फूड पे काम करेंगे, ब्रीदिंग पे काम नहीं करेंगे, थॉट प्रोसेस पे काम नहीं करेंगे, तो हमारा जो जीवन का रिक्शा है वो नहीं चलेगा। हमें कॉन्स्टेंटली साइड बाय साइड इन तीनों चीजों पे काम करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाने की। अब जब बात आती है खाने की, तो आई थिंक खाना एक ऐसी चीज है जिसपे हम सब जिंदा हैं, राइट? अगर हम किसी दिन खाना नहीं खाते या 3-4 दिन तक फास्ट करते हैं और ठीक से नहीं खाते, तो कितना ज्यादा हमें खाने की वैल्यू पता लगती है। लेकिन हमें ये सोचना और समझना जरूरी है कि जब हम खाने की बात करते हैं तो 4 चीजें हैं जो खाने के ऊपर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले, आप क्या खाते हो। दूसरा, आप किस कॉम्बिनेशन के साथ खाने को खाते हो। तीसरा, आप किस क्वांटिटी में खाने को खाते हो। ज्यादातर मैंने देखा है ऐसा होता है कि जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है तो हम बहुत सारी क्वांटिटी ले लेते हैं। हमें लगता है कि हम इतना सारा खाना खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन पेट तो हमारा इतना सा है, इतनी मुट्ठी जैसा है। तो इतने से पेट के लिए हमें इतना सा खाना नहीं खाना है, राइट? और फोर्थ, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये ऐसा फैक्टर है जो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हमारी सोच। खाने के टाइम पे हम क्या सोच रहे हैं, हम कौन सी फीलिंग में हैं, हम कौन से इमोशन में हैं। क्या हम गुस्से में हैं, तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, चिड़चिड़ापन है हमारे अंदर जब हम खाने को खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें बहुत जरूरी है सोचना। और ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है कि अगर लेट्स से हम गुस्से में, डिप्रेशन में, गलत एनवायरनमेंट में, टीवी ऑन करके, न्यूज देख के, कोई नेगेटिव सीरियल देख के, कोई मूवी देख के, या फोन पे, या ऐसा डिस्कशन करके फैमिली के साथ जो बहुत नेगेटिव है, खाना खाते हैं, तो वो जो खाना हमारे शरीर में जाता है, वो जाता तो शरीर में है, लेकिन वो पचता नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। और जब खाना पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता, तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं सड़ता है। और जब हमारे शरीर में खाना सड़ता है तो टॉक्सिसिटी, विषैलापना प्रोड्यूस होता है। और जब विषैलापना, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है तो कैंसर के सेल्स उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम खाने की थाली को लेके बैठे हैं, वी नीड टू बी ग्रेटफुल टू द फार्मर्स ऑफ द कंट्री, वी नीड टू बी ग्रेटफुल टू द पीपल हु हैव कुक्ड दैट फूड फॉर यू। हाउ मेनी टाइम्स आप लोग ने अपनी मम्मी को, अपनी मेट्स को, अपने बहनों को थैंक यू बोला होगा जो खाना वो आपको रोज परोसते हैं। आई थिंक शायद मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन जब मैं यहाँ रहती हूँ अकेले
तब मुझे कदर होती है, वैल्यू होती है कि वो रोज जो हमें खाना हमारी माँ देती है सर्व करके, वो कितना न्यूट्रिशियस होता है और वो कितना उसकी वैल्यू होती है, राइट। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम खाने की थाली को लेके बैठे हैं तो हम एक ग्रेटफुल हार्ट के साथ खाने को खाएंगे, और जब हम ग्रैटिट्यूड के साथ, कृतज्ञता के साथ खाने को खाते हैं, तो खाना जो आप खाते हो, एक सिंपल दाल, रोटी, चपाती, राइस, सैलेड, जो भी आप खाते हो, एक छोटी सी प्रेयर के साथ, थैंक यू फॉर दिस फूड, ग्रैटिट्यूड के साथ जब खाने को खाते हो, तो वो खाना आपके शरीर में जाता है, आपको एक मैजिक का काम करता है, एक जादू का काम करता है शरीर में, और बहुत सारा पोषण देता है, बहुत सारा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को देता है। और जो खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती, जो खाना हम रोज सुबह पचाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। एग्जाम्पल, अगर आप 3 दिन तक, 4 दिन तक वॉशरूम ना जाओ, स्टूल पास ना करो, तो आपको कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? बिल्कुल भी आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, आपको बहुत इश्यूज होंगे, आपका मूड खराब होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, बेचैनी होगी। तो इससे पता लगता है कि जितना अच्छे से हम खाने को डाइजेस्ट करेंगे, उतना ही वो हमारी बॉडी को और एनर्जी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा फैक्टर जिस पे हमें ध्यान देना है वो है हमारा सांस लेने का तरीका। अब बहुत ही ताज्जुब की बात है, जिस सांस पे आप जिंदा हो, मैं जिंदा हूँ, पूरा संसार जिंदा है, उसी सांस को लेने के लिए, ठीक से लेने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम सांस तो लेते हैं, लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं अपने बिजी शेड्यूल में कि हमें अपनी सांस को भी टाइम देना है। ज्यादातर हम जब सांस लेते हैं तो सिर्फ चेस्ट तक लेते हैं। ऑक्सीजन जो एक बहुत बड़ा अल्कनाइजर है, फ्री में मिलता है, एनवायरमेंट में फ्री में अवेलेबल है, इसके पैसे नहीं देने होते। पैसे तब देने होते हैं जब हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है। तो जिस चीज के लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते, उसको ही हम ठीक से अंदर नहीं लेते। ऑक्सीजन जो एक अल्कनाइजर है, हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। तो हमें रोजाना 20 से 25 मिनट अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करके गहरी और लंबी सांस लेने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जैसे आप ये करोगे, धीरे धीरे आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज होता रहेगा। आपका जो ब्रीदिंग का तरीका है वो गहरा और लंबा होता जाएगा। So thoughtful breathing and mindful breathing is very, very important when we talk about an amazing immunity system. तीसरी चीज जिस पे हमें ध्यान देना है वो है हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा सोचने का तरीका। बहुत दुख की बात है कि हम सुंदर दिखने के लिए, बाहरी सुंदरता के लिए, बाल अच्छे लगने चाहिए, फेस एकदम सुंदर और शाइनी होनी चाहिए, स्किन अच्छी होनी चाहिए, बॉडी एकदम फिट और स्लिम होनी चाहिए, उसमें कितना पैसा खर्च करते हैं और शायद सोचते भी नहीं है कोई अच्छी क्रीम ऑर्डर करने के लिए, राइट। लेकिन जब बात आती है थॉट प्रोसेस की, मेंटल, तो हम सारी चीजों को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कोई नहीं, ऐसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो तो आते रहते हैं। मुझे रोज डिप्रेशन फील होता है, एंजाइटी होती है, गुस्सा बहुत आता है, ये तो नॉर्मल है, मेरा तो ये नेचर ही है। लेकिन हम बैकवर्ड नहीं सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है, इससे मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मेरी बॉडी को किस तरह का टॉर्चर हो रहा है। क्योंकि रोजाना जब हम उठते हैं तो हमारे दिमाग में 70,000 से ज्यादा विचार आते हैं। ज्यादातर ये विचार नेगेटिव होते हैं। आई थिंक 80% जो लोग हैं इस दुनिया में सिर्फ दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी में है, गुस्से में है, एक्सपेक्टेशन टू मच है। और जब ऐसे सारे विचार हमारे दिमाग में हैं तो हमारी बॉडी भी नेगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, और जब वो नेगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है तो हमारी बॉडी टॉक्सिक बनती है, और जब टॉक्सिक बनती है तो कैंसर के सेल्स कहते हैं वल्ले वल्ले मेरी तो पार्टी हो गई है बढ़िया वाली,
मुझे तो बहुत सारा आज टॉक्सिसिटी मिलेगी, भोजन मिलेगा ऐसा, मेरी तो पिज्जा पार्टी अंदर चल रही है। तो कभी क्या हमने सोचा है कि हम जिस तरह से अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, हमें अपनी मेंटल हेल्थ को भी करना पड़ेगा। और इम्यूनिटी सिर्फ फिजिकल हेल्थ से नहीं होगी, सिर्फ अच्छे से सांस लेने से नहीं होगी, सही सोचने से भी होगी। तो इसके लिए क्या करें? अगर हमारे को गुस्सा बहुत आता है, हमें लगता है हमें बात बात पे गुस्सा आता है, कई बार हम गुस्सा निकाल देते हैं, कई बार हम अंदर ही अंदर घुटते हैं, कुड़ते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको दे रही हूँ, उसका नाम है रिवर्स काउंटिंग। जैसे भी हम गुस्से की स्थिति में हैं, हमें तुरंत उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देनी है। 100 से लेके 100 से स्टार्ट करेंगे उल्टी गिनती, 100, 99, 98, 97, 96 एंड सो ऑन। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपका जो दिमाग है, जो गुस्से की स्थिति में था, वो डाइवर्ट हो जाएगा काउंटिंग की स्थिति में, काउंटिंग के स्टेट में, और धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। मैं आपको ये टेक्निक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप कल को ये बोलो आइंडुला से कि कोई मैम आई थी फ्लोरिना, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई लेकिन ये नहीं बताया कि करना कैसे है। तो मैं आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ कि करना कैसे है, इस इमोशन को कंट्रोल कैसे करना है जिसको हम गुस्सा कहते हैं। और गुस्सा एक बहुत ही गंदा इमोशन है, बहुत नेगेटिव इमोशन है, हमारे रिश्तों को खराब कर देता है, हमारी जो सांस लेने की कला है, जो प्रतिक्रिया है, उसको छोटा कर देता है। तो गुस्से को अपने दिमाग से, अपनी लाइफ से जल्दी से छूमंतर हमें करना है। दूसरा इमोशन है हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी। ज्यादातर डिप्रेशन और एंजाइटी हमें 2 रीजन की वजह से होता है। या तो हम अपने पास्ट में अटके हैं, या तो हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और कितने ज्यादा दुख की बात है कि पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में हम अपने आज का पल, अपना प्रेजेंट मोमेंट, जो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शायद हजारों लोग हैं इस दुनिया में जिनको नहीं दिखा आज का सूरज, हम वो एंजॉय करना भूल जाते हैं, हम उसके लिए ग्रेटफुल होना, ग्रैटिट्यूड होना भूल जाते हैं। तो अगर हमें लगता है कि हमें डिप्रेशन बहुत होता है, अकेलापन लगता है, एंजाइटी होती है, तो ये टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। ये 2 टेक्निक है जो आपको करनी है। सबसे पहले हम इसको बोलते हैं जर्नल राइटिंग। लिखना शुरू कर दो, एक डायरी ले लो, रोज रात में सोने से पहले आपको ये करना है। जितने इमोशंस आ रहे हैं, जितनी फीलिंग्स आ रही हैं, जितनी भी नेगेटिव बातें आ रही हैं, सारी उस पेपर पे लिख दो। बाद में आप उसको जला सकते हो, फाड़ सकते हो, या अपने पास भी रख सकते हो। दूसरा आपको जो करना है, सोने से पहले अगर हमें सोने में तकलीफ होती है, हमें बहुत डिस्टर्ब स्लीप आती है, हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं जैसे हम लेटते हैं, तो आप ये एक्टिविटी करो, ये टेक्निक आप फॉलो करो जिसको हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल एक ऐसी टेक्निक है जहां पे आपको 10 चीजें लिखनी है अपनी जिंदगी में जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिसके लिए आप ऊपर वाले को थैंक यू कहना चाहते हो। मे बी आप थैंक यू कहना चाहते हो जिस घर में आप रहते हो, जिस छत के नीचे आप सोते हो, जो बेड पे आप सोते हो, जो खाना आपने खाया है, जो कपड़े आपने पहने हैं, ये छोटी सी जो फिंगर्स हैं हमारे हाथों में, उसके लिए थैंक यू करना चाहते हो। क्योंकि कितने सारे ऐसे भी कैंसर पेशेंट्स आते हैं जो पूरे उनकी डिफॉर्मिटी हो जाती है, हाथ चले जाते हैं, आईब्रोज चली जाती हैं, बाल चले जाते हैं। मे बी यू आर थैंकफुल फॉर 1 single hair on your head. So there are so many things to be thankful. So let's show some gratitude. So this is the third thing which you need to follow. तो जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर हम चाहते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, तो हम खाते कैसे हैं, हम सोचते कैसे हैं, और हम सांस कैसे लेते हैं, ये तीनों चीजें आपकी इम्यूनिटी को एकदम फर्स्ट क्लास बना देंगी। तो आपको इन तीनों चीजों को अच्छे से फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि आप सही सोच के, सही तरीके से खाएं और सही तरीके से सांस लें।
अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वाला जो स्लाइड है, हम इसमें कुछ साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि कैंसर के कौन से ऐसे लक्षण हैं। जरूरी नहीं है ये जो मैं सिम्टम आपको बता रही हूँ ये कैंसर ही हो, लेकिन बात ये जरूरी है कि आज ये छोटा सा एक लक्षण है, छोटी सी गांठ है, छोटी सी चोट है, हो सकता है अगर आज हम इसको नजरअंदाज ना करें तो कल ये एक बड़ी बीमारी बनने में ना बने, राइट। तो सबसे पहले अगर हमारे स्टूल में, अगर हमारे यूरिन में ब्लड नजर आता है, कॉन्स्टिपेशन होने में, हमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, रेक्टल ब्लीडिंग हो रहा है, हो सकता है यूरिन में बहुत बर्निंग सेंसेशन है, बहुत फाउल स्मेल आ रहा है, कलर अलग सा आ रहा है, तो ये साइन और सिम्टम है रेक्टल कैंसर का। लेट्स से हमारे एक छोटी सी चोट लगी है, उस पर दवाई लगाई लेकिन ठीक नहीं हो रहा, जख्म बढ़ता जा रहा है, उसमें से पस निकल रहा है, ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है, खून निकल रहा है, तो ये भी एक सिम्टम है कैंसर का। तीसरा, अगर हमें किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी प्राइवेट पार्ट में से ब्लीडिंग निकल रही है, अपार्ट फ्रॉम मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, ब्रेस्ट के निपल में से डिस्चार्ज हो रहा है, सफेद पानी निकल रहा है, खून निकल रहा है, ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है, या हमने कुछ खाना खाया उसमें खून निकला, हमारे थूक में या स्प्यूटम में खून निकलता है, तो ये भी कुछ साइन और सिम्टम होते हैं कैंसर के। अगर हमारी किसी भी बॉडी के एरिया में लंप हो रहा है, छोटी सी गांठ हो रही है, अगर हमारे निपल के साइड गांठ हो रही है, अंडर आर्म्स के साइड कहीं गांठ है, बॉडी के किसी भी पार्ट में छोटी सी गांठ है, तो जाके जरूर चेक करवाएं कि ये गांठ किस तरह की है। दो तरह की गांठें होती हैं, एक तरीके की गांठ को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, जो कैंसर का ट्यूमर कहलाया जाता है। दूसरी तरह की गांठ वो होती है जिसको हम बीनाइन ट्यूमर कहते हैं, जो कैंसर का ट्यूमर नहीं होता, लेकिन उसकी सर्जरी या उसको दवाई देके निकाला जाता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो सिर्फ महिलाओं को नहीं होता, ये पुरुषों को भी होता है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन मेल इज वेरी वेरी लेस। अगर हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है खाना खाने में, वॉमिटिंग आती रहती है, कॉन्स्टिपेशन है, इश्यूज है, लूज मोशंस लग जाते हैं, तो ये गैस्ट्रिक कैंसर का कोई सिम्टम हो सकता है। या खाना खाने के वक्त हमें हमारी नेक में जो फूड पाइप होता है उसमें लगता है कि कोई लंप है, खाना निगल नहीं पाते, तो ये भी एक सिम्टम होता है फूड पाइप कैंसर का। अगर हमारी बॉडी में जो छोटे छोटे मस्सा या तिल होता है वो अजीब तरीके से हमारी पूरी बॉडी में फैल रहा है, उसका शेप बदल रहा है, उसका साइज बदल रहा है, या जो इक्का दुक्का जो मस्सा है उसको टच करने पे खून निकल रहा है, पस निकल रहा है या दर्द हो रहा है, तो ये एक सिम्टम है ब्लड कैंसर का या ल्यूकीमिया कैंसर का, जिसको हम ऐसा कैंसर कहते हैं जिसमें गांठ नहीं बनती। ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें बॉडी में गांठ नहीं बनती, क्योंकि ये हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के उसमें ग्रो करता है। अगर हमें बहुत लंबे समय तक खांसी है, जुकाम है, और दवाई लेने के बावजूद भी ये खांसी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है, तो भी ये एक सिम्टम हो सकता है लंग कैंसर का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कुछ लक्षण है, ये कुछ सिम्टम है जिसका हमें ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती डेफिनेटली ये कैंसर होगा, लेकिन जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो हमको ध्यान देना है और हमें ये समझना है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और हमें ये कोशिश करनी है कि अगर कुछ भी हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी अनयूजुअल चीज हो रही है या कोई परसिस्टेंट सिम्टम है, खांसी बहुत लंबे समय तक है, बुखार आता रहता है, कहीं से खून निकल रहा है बार बार, तो हमें उसको समझना पड़ेगा और जाके डॉक्टर को तुरंत चेक करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम अपनी लास्ट स्लाइड पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कुछ कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के। तो ये आप देख सकते हो कुछ कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी। ये कुछ तरीके के
ट्रीटमेंट कराए जाते हैं कैंसर के पेशेंट्स के लिए। ये एक ग्राफ है, या मैं बोलूंगी ये कुछ नंबर्स हैं जिससे पता लगता है कि कौन सा ऐसा कैंसर है जिसमें सबसे ज्यादा जाने जाती हैं। तो जब हम पुरुषों के बारे में बात करते हैं तो लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें सबसे ज्यादा पुरुषों की मौत होती है, और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की डेथ होती है। ये कुछ टाइप के कैंसर्स आप देख सकते हो, प्रोस्टेट होता है, स्टमक होता है, ब्रेस्ट होता है, स्किन होता है, कोलोरेक्टर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, ETC एक्सेट्रा। नाउ हम अपने लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं, और लास्ट पार्ट पे पहुंचने से पहले मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई भी किसी भी कैंसर पेशेंट को जानता है जिसका इलाज चल रहा है या जिसका फॉलोअप चल रहा है, आप उस पर्टिकुलर पेशेंट को जरूर आप ऑन्डुला से कनेक्ट करा दीजिएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहां पे किसी भी कैंसर पेशेंट को हम सपोर्ट कर सकते हैं। लास्टली हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड पे बात करेंगे, और इसके बाद मैं ऑन्डुला से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं, और उसके बाद हम एक छोटा सा क्विज खेलेंगे। तो अगर हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको कैंसर हुआ है, या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है या फॉलोअप चल रहा है, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए? सबसे पहली जो बात है जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि हम किसी भी कैंसर पेशेंट को ये फील ना कराएं कि वो हमारी समाज का, हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। क्योंकि कई बार जब हम कैंसर पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं तो कई बार ऐसे सुनने में आता है कि उनके पति ने या तो उनके घर वालों ने उन पेशेंट को बाहर निकाल दिया हो, उनके कपड़े अलग कर दिए हैं, उनके बर्तन अलग कर दिए हैं, राइट? क्योंकि उन्हें लगता है कि कैंसर छूत की बीमारी है। तो कैंसर कोई छूत की बीमारी नहीं है। हमें कैंसर के व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को, उनके जज्बात को भी समझें। हमें किसी भी कैंसर पेशेंट से ये नहीं कहना चाहिए कि हम समझ सकते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो। शायद हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक कैंसर का पेशेंट किस तरह से फील करता होगा जब उसके बाल चले जाते हैं, जब उसकी आईब्रोज चली जाती है, उसको वॉमिटिंग होती है, वो खाना चाहता है लेकिन खा नहीं पाता, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, पैरों में झुंझुनाहट होती है, स्किन पूरी काली पड़ जाती है, स्वेल हो जाता है। तो हमेशा हम एक कैंसर के व्यक्ति को यही बोले, यही एम्पैथाइज करें कि हम नहीं समझ सकते कि आप कैसा फील कर रहे हो, लेकिन हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में। आप कभी भी किसी कैंसर पेशेंट व्यक्ति के साथ पास ना जाएं अगर हमें कोई फीवर है या कोई इन्फेक्शन है या कोई भी हमें ऐसा सिम्टम है जो कैंसर के पेशेंट को लग सकता है। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम कैंसर के पेशेंट की बात को अच्छे से समझें, उनको सलाह दे, अगर वो हमसे कोई एडवाइस चाहते हैं उनको मोटिवेट करें, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं उनके पास तो सिर्फ 5 मिनट होते हैं पेशेंट के लिए, लेकिन जो पेशेंट होता है उसकी तो एक लंबी लिस्ट होती है सवाल की, उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतना सारा ट्रॉमा होता है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है कि व्हाई मी, और इस व्हाई मी को जवाब देने के लिए हमें पहले उनको सुनना पड़ेगा। कोशिश करें कि अगर हम कभी भी किसी कैंसर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो एक छोटा सा कार्ड गेट वेल सून का या मे बी एक छोटा सा रोज हम कैंसर पेशेंट के लिए ले जा सकते हैं, और उनको बस इतना बोल सकते हैं कि हिम्मत रखें, आप ठीक हो जाओगे। ये छोटे छोटे जेस्टर्स अगर हम करते हैं तो शायद आपको नहीं पता कि आप किस तरह से किसी एक व्यक्ति के जीवन में रोशनी और इतनी सारी खुशियां लेके आ रहे हो बिना कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करके, राइट? अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये एक नंबर है, इससे पता लगता है कि 32.6 मिलियन 5 ईयर कैंसर सर्वाइवर्स हैं,
कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें हमेशा पेशेंट की जान चली जाए। WHO भी कहता है कि अगर कैंसर को सही टाइम पे पकड़ा जाए, अगर हम अपनी बॉडी की भाषा को पहचाने, अपनी शरीर की इज्जत करें, उसमें कोई भी गलत चीज ना डालें, तो कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज पे पकड़ा जा सकता है और उसका ट्रीटमेंट टाइम पे शुरू हो जाएगा। और जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो हम जल्दी उससे रिकवर कर सकते हैं। लास्टली मैं इस सेशन को कंक्लूड करूंगी एक बहुत ही अच्छे कोटेशन के थ्रू, जो स्टुअर्ट स्कॉट ने बोला था, जो खुद भी एक कैंसर सर्वाइवर थे, कैंसर विक्टर थे, और उन्होंने ये कहा है बहुत ही सरल भाषा में, that you beat cancer by how you live, why you live and in the manner in which you live। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप कैंसर को हरा सकते हो? इससे बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ कैंसर को नहीं हरा सकते, आप जिंदगी में कोई भी चैलेंज हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, उन सारी चीजों को आप हरा सकते हो अगर आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करोगे। आप जो एक उम्मीद होती है जिसको हम होप कहते हैं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। और हमेशा सोने से पहले आप हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर करोगे कि क्या आप अपनी लाइफ को ब्लेस कर रहे हो या आप अपनी लाइफ को कर्ज कर रहे हो? क्या आप ऐसी कोई चीजों को फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में 24 घंटे में? क्या आप किसी एक ऐसे इंसान की मदद कर रहे हो जिससे शायद आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठी होती रहें? तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे हो। और हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉलेज में बच्चे होते हैं और जो हम टीनेजर्स होते हैं, उनकी लाइफ में छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं। और जब हम कैंसर पेशेंट से बात करते हैं तो उनके चैलेंजेस को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अगर इनके इतने, हमारे तो बहुत ही छोटे चैलेंजेस हैं जो हम इजीली रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों से पूछो जिन्होंने शायद अपनी पूरी हेल्थ ही खो दी है। तो आप सब लोग इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। जो भी आज आपने इस सेशन में सीखा है अपनी फैमिलीज को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और जितने लोगों को हम इसके बारे में बताएंगे उतना ही ये समाज जागरूकता फैलेगी समाज में, और हमारे देश का कोना कोना, हमारे देश का शहर शहर, कोना कोना, गली गली कैंसर फ्री देश बन पाएगा। सो थैंक यू सो मच आज की इस लड़ाई में हम सबका साथ देने के लिए, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर का साथ देने के लिए। मैं जानती हूँ आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो संजीवनी के साथ काम करना चाहते हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो वॉलंटियर करना चाहता है संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर के साथ, तो आप ऑन्ड्रुला से बात कर सकते हो। और अपनी 24 घंटे की जिंदगी में अगर आप शायद आधा घंटा किसी को दे सकते हो, या मे बी आप कोलकाता में गली गली में जाके कैंसर के बारे में बात कर सकते हो, कैंसर के बारे में अवेयरनेस कर सकते हो, तो आई थिंक उससे खूबसूरत बात हो ही नहीं सकती। आप सब लोग बहुत छोटे हो, बहुत यंग हो, फ्यूचर हो हमारे देश का, तो हम जरूर चाहेंगे आप सब हमारे साथ जुड़ो और ये जो फाइट है, ये जो मुनीम हमने स्टार्ट करी है भारत को कैंसर फ्री देश बनाने की, उसमें आप सब लोग एक छोटा सा किरदार जरूर प्ले करो। इसी के साथ मैं ऑन्ड्रुला को बुलाना चाहती हूँ। ऑन्ड्रुला, अगर टीम तैयार है तो हम क्विज खेल सकते हैं। यस मैम, हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सेशन अटेंड किया। आई थिंक किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो आप फ्लोरिना मैम से पूछ सकते हैं, बंगाली में पूछ सकते हैं, मैं ट्रांसलेट कर सकती हूँ। किसी को कुछ भी मन में डाउट है या फिर कुछ संजीवनी के बारे में जानना हो, या फिर कैंसर की जो हमारा कोर्स चल रहा है जिसमें हम फ्लोरिना मैम ने बताया पहले कि 2 मंथ्स का थ्योरी क्लास होता है और 2 मंथ्स का प्रैक्टिकल क्लास, उसमें कैंसर की जानकारी सब कुछ चलता है, सब कुछ दे सकते हैं। किसी को अगर कुछ जानना हो आप पूछ सकते हैं।
इंद्रिला, आप मुझे बता सकते हो यहाँ इस कॉलेज से कोई सीनियर टीचर या कोई भी यस प्रोफेसर यस जुड़ा मैम, है क्या? रितिका मैम है, रितिका मैम है, और